तो भाई हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है दोस्तों आपका आज के सेशन में। दोस्तों आज जो है बहुत ही यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेने वाला हूं जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मिक्स टॉपिक ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कोई बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस लिए हैं और उसके भी बहुत सारे टाइप से उसके क्वेश्चंस यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, हर एक पैटर्न वाले, हर एक लॉजिक वाले। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सभी आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वही देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोला गया है सर्टेन कोड लैंग्वेज की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है कि कोड यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से जो है ये हमारे क्वेश्चन रहने वाला है। और रैपिड फायर ये हमारा, क्योंकि आज का ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, पूरा जो सेशन है उसका कॉन्सेप्ट है रैपिड फायर। जो पूरे जो टॉपिक्स है उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमने बहुत तरह के क्वेश्चन जो है वो जो कोडिंग डिकोडिंग और इसमें क्वेश्चन में सॉल्व किए होते हैं, इसके टॉपिक में सॉल्व किए होते हैं, वो होते हैं हमारे लेटर्स वाले। ओके, जिसमें लेटर्स का गैप होता है, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हर किसी में दिख जाते हैं। फिर नंबर वाला होता है, नंबर सीरीज वाले भी होते हैं, फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर पैटर्न वाले भी होते हैं। ओके, ये हर तरह के यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स में आपको इसके क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे अलग है वो इस तरह के क्वेश्चन है, ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। ओके, जिसको यहाँ पे समझने की जरूरत होती है और काफी जो है यहाँ पे घुमा फिरा के भी काफी कॉम्प्लेक्स, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में कार्ड को इस तरह से लिखा है 7359, SCRV को लिखा गया है, कोड किया गया है 1256, पैक को लिखा गया है 8497। तो कोड जो है डी के लिए क्या होगा यह हमें बताना है। अब यहाँ पे डी कहाँ है पहले तो वो देख लो, उसको मार्क कर लो। तो यहाँ पे डी है। ओके, तो डी को हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे ये जो आपको वर्ड दे रखा है इसमें हमें डी लेटर दिया है। अब इसी के लिए जो कोड होगा तो इसका जो पूरा कोड होगा तो उसमें डी का भी कोड होगा। ओके, अब ये हमें पता लगाना है कि कैसे कौन किसका कोड है। अब ये देख लें अगर हम कि CARD, क्या डी और कहीं पे आ रहा है? तो आप देख सकते हो ना ही सर्व में है ना ही पैक में है, तो नहीं आ रहा है। तो अगर डी नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा के जो बाकी के लेटर है हम वो देखेंगे कि वो अगर किसी में आ रहे होंगे तो हम उसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन है, उसके लिए कोड भी कॉमन होंगे और फिर हमें डी पता चल जाएगा। तो डी के अलावा की बात की जाए तो CAR, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आर यहाँ पे कॉमन है। ओके, आर यहाँ पे कॉमन है और इसके अलावा CA अगर देखा जाए तो दोनों CA यहाँ पे कॉमन है। ओके, तो इनमें जो कॉमन होंगे वो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो भी कॉमन होंगे, इसके लिए जो कोड होगा वो भी कॉमन होगा। अब यहाँ पे देख लो आप कि 8497 है इसमें, तो कौन से जो दो कोड है वो इसमें कॉमन, तो आप देखो 9 है और 7 है। तो ये 9 जो 7 है, 9 और 7 ये दोनों जो है डी के कोड नहीं होंगे। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे देखो सर्व में और इसमें क्या कॉमन है, तो 1256 और इसमें है 35। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 55 कॉमन है, तो 5 भी जो है वो कोड है इसका आर का। ओके, आर का कोड 5 है और 7 और 9 जो है वो ए और सी का है। ओके, कोड तो जो बचा वो क्या है, 3 है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। तो जो कोड है डी के लिए वो क्या है, 3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया जाता है। हमें जो है अगर नहीं दे रखा है कोई कॉमन, जो हमें यहाँ पे आंसर बताना है, कभी कभार क्या होता है कि इसी को कॉमन दिया जाता है तो वो काफी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा दिया हो कि जो हमें आंसर पूछा हो वो सिंगल टाइम ही यहाँ पे आ रहा हो किसी भी यहाँ पे वर्ड में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसके अलावा के जो लेटर होंगे वो यहाँ पे कॉमन आ रहे होंगे, उसके कॉमन यहाँ पे देख लेंगे, कोड जो है वो हटाते जाएंगे और जो बचेगा वो जो पूछा है वो उसका कोड होगा जो कि है 3D का। ओके, काफी अलग कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर व्हाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, बर्ड है। अगर सफेद को पक्षी कहा जाता है, पारा को दही कहा जाता है, दही को डिटर्जेंट कहा जाता है, डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है, तो इनमें से किसका इस्तेमाल थर्मोमीटर में किया जाता है। ओके, किसका इस्तेमाल थर्मोमीटर में यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे इंग्लिश में अगर पढ़ें तो शायद बहुत लोगों को पता
कि इफ व्हाइट इज कॉल्ड बर्ड, मर्क्यूरी इज कॉल्ड कर्ड, कर्ड इज कॉल्ड डिटर्जेंट एंड डिटर्जेंट इज कॉल्ड व्हाइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। तो भाई थर्मोमीटर में क्या यूज होता है, हमें पता है कि भाई थर्मोमीटर जो होते हैं, ओके, जो यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस होती है, ओके, और हमें जब बुखार होता है तो फिर वो डिवाइस थर्मोमीटर हमारे जो है जो गर्म जगह होती है वहां पे रखा जाता है ताकि टेम्परेचर का पता चले कि हाँ भाई कितना बुखार है, क्योंकि सभी को पता होगा। तो यहाँ पे जो वो मेजरिंग जिस चीज से होती है, ओके, जो वो लिक्विड होता है जो ऊपर नीचे जाता है, ओके, वो लिक्विड मेटल, तो वो कौन सा होता है, तो वो मर्क्यूरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट मर्क्यूरी को टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा ही होता तो यहाँ पे क्या बोला होता कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, खाली इतने ही क्वेश्चन दिया होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, और रीजनिंग आप पढ़ रहे हो उसमें भी कौन सा टॉपिक है भाई, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला कोडिंग टॉपिक है, तो इसमें कोडिंग वाली बात होगी, ओके, तो इसमें कोड दिया होगा। तो यहाँ पे देखो मर्क्यूरी के लिए क्या कोड है, तो मर्क्यूरी इज कॉल्ड कर्ड, ओके, तो मर्क्यूरी को क्या कहा गया है यहाँ पे, कर्ड। तो मर्क्यूरी का आंसर कर्ड में दिया जाएगा। तो कर्ड कहाँ पे, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मर्क्यूरी को पारा को दही कहा जाता है, ओके, ये कोड है इसके लिए। तो इसको जो मर्क्यूरी है उसको मर्क्यूरी नहीं कहा जाएगा, उसके लिए अलग से कोड लैंग्वेज है और उसके लिए कोड वर्ड है दही यानी कर्ड, तो उसको कर्ड कहा जाएगा। अगर आंसर आपका मर्क्यूरी है तो उसको कर्ड कहा जाएगा, तो कर्ड इसका आंसर आएगा। तो ये जो चीज है ये आपको दिमाग में रखनी है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपको कम देखने को मिलते हैं, हम ज्यादातर उसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, जैसे कि वो लेटर वाले हो गए, नंबर वाले हो गए, उसी में करते हैं। फिर डे टू डे लाइफ वाले जो क्वेश्चन हो गए उसी में ज्यादा यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं। लेकिन ये भी कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ओके, और पूछे जा सकते हैं। तो वही मैं, ये सभी क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में लिखा गया है शी नीड्स सम मेडिसिन इज रिटन एज 1542। तो यहाँ पे जो वर्ड है, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट है जिसको यहाँ पे कोड किया गया है नंबर्स में, ओके, यहाँ पे नंबर्स में, ओके। तो शी नीड्स सम मेडिसिन, तो 1542, टेक सम वाटर 849, ही नीड्स रेस्ट 713 एंड शी इज वाटर 269। हाउ विल टेक मेडिसिन बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो हमें किसका मतलब बताना है, टेक मेडिसिन का मतलब बताना है, कि टेक मेडिसिन का मतलब नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसका कोड बताना है कि इसी कोड लैंग्वेज में टेक मेडिसिन को क्या कहा जाए। तो आप देख लो कि टेक कहाँ पे है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि टेक कहाँ पे, देखो टेक यहाँ पे है, और कहीं पे है तो वो भी देख लेना, और कहीं पे नहीं है। मेडिसिन है कहीं पे, तो मेडिसिन भी है, देखो यहाँ पे मेडिसिन है, और कहीं पे मेडिसिन का यूज हो रहा है, मेडिसिन वर्ड और कहीं पे आता है तो और कहीं पे नहीं आता है, ओके। ये एक स्टेटमेंट में आपका टेक आता है और एक स्टेटमेंट में आपका मेडिसिन आता है। इसके अलावा की अगर बात की जाए तो ये अब हमें पता चल गया कि ये भाई जो वर्ड है जो हमें पूछे गए हैं वो किसी और स्टेटमेंट में नहीं आ रहे हैं। तो जो जिस स्टेटमेंट में ये है, बाकी के जो यहाँ पे वर्ड्स हैं हम उसको यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो मेडिसिन है, मेडिसिन के अलावा सम, नीड्स और शी, क्या ये कहीं पे है, तो देखो शी यहाँ पे भी है, शी यहाँ पे भी है, ओके, शी फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है, शी यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट में भी है। तो यहाँ पे इन दोनों में जो कोड होगा वो भी सेम होगा, तो 1542 और 269। तो यहाँ पे 269 आ गया, तो देखो 2 कॉमन है, तो ये 2 जो है वो कोड नहीं होगा मेडिसिन के लिए। सेम देखा जाए नीड्स, अब नीड्स के लिए यहाँ पे आप देख लो कि नीड्स कहाँ पे है, तो देखो नीड्स यहाँ पे भी है और नीड्स यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में जो होगा इसका कोड भी कॉमन होगा 154, और यहाँ पे क्या है 713। तो दोनों में क्या है 1 कॉमन है, तो 1 भी यहाँ पे इसका कोड नहीं होगा। अब देखा जाएगा 5 और 4 में से, फिर आता है सम, तो सम यहाँ पे है और कहाँ पे है सम, तो यहाँ पे भी सम है, ओके। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन है, तो वो क्या है 54 और 849, तो 4 कॉमन है, तो 4 भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो कोड है वो क्या है 5 है, मेडिसिन के लिए 5 कोड है, तो बाकी के जो ऑप्शंस बचेंगे वो कट जाएंगे, 5 वाला एक आएगा। अब इन दोनों में से भी हमें देखना है कि 4 होएगा या 8 होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे सम वाटर लिखा हुआ है, ओके, हमें किसका बताना है, टेक का बताना है, ओके, टेक का हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा, क्या 4 होगा
यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे नंबर 4 है और यहाँ पे है 8, इन दोनों में से ही है। अब यह हमें पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक के अलावा क्या क्या है, सम है और वाटर है। तो सम का तो हमें पता चल गया, हाँ सम का तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 4 है, तो 4 तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 था। ओके, तो 4 यहाँ पे आएगा नहीं, तो बचेगा क्या 8, क्योंकि 9 तो हमें ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, 9 हमें ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर डी जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको इस तरह से कोड लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, इसी कोड लैंग्वेज में। ओके, तो इस तरह से इसको जो है वो सॉल्व किया जाता है, पूरा जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, एक वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो है वो एक बेसिक सा लॉजिक लगता है और फिर उसको हम आंसर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। अब ये देखो, गणेश वाज वॉकिंग विद द ग्रैंड डॉटर, फादर, मदर्स, ब्रदर्स, ये सब आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के टॉपिक से है। तो गणेश वाज वॉकिंग विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर, क्या बोला गया है, गणेश अपनी माँ के भाई के पिता की पोती के साथ चल रहा था। ओके, क्या अपनी माँ के भाई, अब माँ के भाई कौन हुए, मामा हुए। मामा के पिता कौन हुए, मामा के पिता कौन हुए, जो हमारी मम्मी के पिता होंगे। तो क्या, क्योंकि मम्मी और मामा ये दोनों आपस में भाई बहन है, और इन दोनों के फादर यानी वो हमारे नाना हुए। ओके, इसके बाद उनकी पोती के साथ चल रहे हैं, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर। ओके, अब अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें काफी आसानी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इंग्लिश में आसानी होती है। लेकिन होता क्या है कि अगर मदर टंग जो है वो हमें ज्यादा जो है वो इजी लगती है, क्योंकि इस तरह का हमें मिल जाए। अब देखो, इसको हम पढ़े ही ना, तो इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो वो देख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चीजें आगे पीछे हो रखी होती है। यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है, अपनी माँ के भाई के पिता की पोती से हो रही है। यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है, पोती से शुरुआत हो रही है, ग्रैंड डॉटर से हो रही है। ओके, तो इन केस वैसे तो नहीं होता है, लेकिन अगर इंग्लिश में इसको करना हो तो देखो, गणेश वाज वॉकिंग विद द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर, तो यहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पे हिंदी में पढ़ने की, तो यहाँ पे देखो, गणेश अपनी माँ के भाई के पिता की पोती, तो कितना आसान है। ओके, यहाँ पे पूरा जो है वो एक सीक्वेंस में ही है कि माँ के भाई, यहाँ पे हमें पता लग जाएगा माँ के भाई मामा, मामा के पिता नाना, नाना की पोती। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात की जाए तो ग्रैंड डॉटर से शुरुआत होती है, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज मदर्स ब्रदर। तो शुरुआत कहां से करनी है, ऑफ हिज, तो यहां पे उसकी से शुरुआत होती है। देखो, गणेश यानी ऑफ हिज यानी उसकी मदर के ब्रदर, मदर के ब्रदर यानी मामा, मामा के फादर यानी नाना, नाना की है पोती। ओके, नाना की पोती यानी मामा की लड़की होगी। तो यानी वो गणेश की कौन हुई, ये गणेश जो है वो उनके साथ चल रहे थे। ओके, तो ये उनकी कौन हुई, ये कजिन हुई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, मदर तो नहीं होंगी। ओके, क्योंकि यहां पे बोला है कि नाना की पोती, तो मदर कौन होती है, नाना की बेटी होती है, तो उनकी मदर होती है। ग्रैंड डॉटर, ओके, ग्रैंड डॉटर होगी, तो ये तो नाना की ग्रैंड डॉटर है, तो इसकी कैसे हो सकती है। अब यहां पे लिखा है डॉटर, ओके, तो ये उसकी लड़की, नहीं ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये उसकी कजिन होगी, उसका साथ ये इसका रिलेशन होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टॉपिक से है, लुकिंग एट अ पिक्चर। यहाँ पे मैंने जो है वो एक ही टॉपिक से एक साथ क्वेश्चन लिए, पूरे सिक्वेंस में चलना है, मिक्स्ड नहीं लिए कि इसका एक टॉपिक का यहाँ पे क्वेश्चन है फिर उसके ही टॉपिक का क्वेश्चन आगे हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक ही टॉपिक के अलग अलग पैटर्न वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने एक साथ लिए हैं, सीक्वेंस में लिया है, इसलिए कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। लुकिंग एट पिक्चर ऑफ अ वुमेन, सैमुअल बोलते हैं कि भाई शी इज द मदर ऑफ माय फादर्स ब्रदर्स डॉटर। सैमुअल क्या बोलते हैं, शी इज द मदर ऑफ माय, ओके। लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन, एक पिक्चर, एक तस्वीर को देख के सैमुअल कहते हैं, एक औरत की तस्वीर देखकर सैमुअल ने कहा, क्या कहा, शी इज द मदर, ये मदर है किसकी, शी इज द मदर ऑफ माय फादर्स ब्रदर्स डॉटर। फादर के ब्रदर, ओके, फादर के ब्रदर यानी कौन हुए, चाचा हुए, ओके, या फिर ताया हुए, हमारे अंकल हुए, ओके। फादर्स ब्रदर यानी अंकल, अंकल की डॉटर, उसकी कौन, ये मदर। तो ये यहाँ पे क्या लगेंगे,
ये इनका रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो चाची हुई ना, शी इज द मदर ऑफ माई फादर्स ब्रदर्स डॉटर, फादर के ब्रदर यानी अंकल, अंकल की लड़की, ओके, यानी कजन, और कजन की मम्मी यानी चाची या ताई हुई। ओके, अब यहाँ पे बताया गया कि हाउ इज सैमुअल रिलेटेड टू द वुमेन शोन इन द पिक्चर। ये क्या लगेंगे, तो ये क्या लगेंगे उनके, तो यहाँ पे देखो सैमुअल जो है वो उस औरत के क्या लगेंगे, तो सैमुअल क्या होंगे भाई, ये औरत उसकी चाची है। अब चाची के लिए जो है वो सैमुअल क्या होंगे, तो ये उनके हस्बैंड के भाई का लड़का, हस्बैंड्स ब्रदर्स सन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चाहते तो यहां पे ऑप्शन दे सकते थे कि नेफ्यू, ओके, के भतीजा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे घुमा फिरा के जो है वो आपको पूछा है कि हस्बैंड्स ब्रदर्स डॉटर, ये जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आंसर देना। ओके, के हस्बैंड्स ब्रदर्स और सन, तो काफी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, जैसे कि आप देख सकते हो, इसलिए यहां पे लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 मेंबर्स, ये भी एकदम अलग क्वेश्चन। 6 मेंबर्स है एक फैमिली में, पी से लेके यू तक। टी इज द ब्रदर ऑफ पी इज हस्बैंड। ओके, यहां पे बोला गया है कि टी जो है वो क्या है, ब्रदर है पी के हस्बैंड के। चलो, टी कौन है, टी इज द ब्रदर ऑफ पी इज हस्बैंड, तो पी के जो हस्बैंड होंगे उनके कौन है, ब्रदर है, तो पी के हस्बैंड वो कोई भी हो, ओके, उसके ये कौन हुए, ब्रदर। पी के हस्बैंड जो भी होगा इधर, पी इज हस्बैंड, उसके ब्रदर, ये टी। यू इज द मदर ऑफ टी, तो यू कौन है, यू यहां पे मदर है। ओके, तो यू यहां पे किसकी मदर है, टी की। चलो, क्यू इज द डॉटर ऑफ एस एंड पी, तो पी एक हुआ। अब यहां पे बोला गया है कि क्यू जो है वो क्या है, लड़की है, किसकी, एस और पी की। तो पी तो यहां पे है, तो पी के अब कोई भी होंगे, यहां पे जगह खाली हमने छोड़ी थी। अब इसके हस्बैंड है ये, तो पी यहां पे क्या हुई, फीमेल हुई, और इसके ये हस्बैंड हुए तो यहां पे ये मेल हुए, तो यहां पे एस आएगा। और एस के ये भाई हुए, और इनकी डॉटर है कौन, कौन है, क्यू। ओके, डॉटर। चलो, इसके बाद एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, अब ये किसकी ग्रैंड डॉटर है, आर की ग्रैंड डॉटर है। चलो, तो एस के ब्रदर है टी, और यू जो वो मदर है टी की, तो यू यहां पे एस की भी मदर हुई। ओके, और यहां पे बोला गया है कि ग्रैंड डॉटर है किसकी, आर की, तो ग्रैंड डॉटर अगर होगी तो यहां पे क्या होगा कि हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर का रिलेशन टी के साथ क्या होगा, तो जब ग्रैंड डॉटर बोला गया है यहां पे, अब यहां पे सिर्फ ग्रैंड डॉटर बोला है। ओके, यानी ये क्या हुआ, जब ग्रैंड डॉटर बोला जाता है तो यहां पे सिर्फ ग्रैंड डॉटर अगर यूज होता है तो यहां पे क्या होता है, पोती ही इसका मतलब होता है। लेकिन अगर बोला जाए कि मैटरनल ग्रैंड डॉटर, तो नाती होता है। ओके, मैटरनल यानी मम्मी की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं। पैटर्नल, जब यहां पे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर की जाती है तो यहां पे पैटर्नल बोला जाता है कि पैटर्नल यानी पिताजी। ओके, पिताजी और माताजी, पैटर्नल यानी पिताजी के जो यहां पे संबंध में होंगे वो, और माताजी के संबंध में जो होंगे वो मैटरनल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पे हमको स्पष्ट नहीं किया गया है कि सिर्फ बोला गया है ग्रैंड डॉटर। जब सिर्फ ग्रैंड डॉटर बोला गया हो तो यहाँ पे क्या होता है, पोती ही उसका मतलब होता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे पोती हुई, तो यहाँ पे देखो ये पोती है किसकी, आर की, तो आर यहाँ पे क्या होंगे, ये इनके पेरेंट होंगे, किसके, एस के। ओके, एस के पेरेंट होंगे, क्योंकि एस यहाँ पे मेल है और इनकी लड़की जो है वो इसकी पोती होती है। अब ये इनके मदर होंगे या फादर होंगे, तो यहाँ पे देखो ये मदर है इनकी, तो ये तो फादर होंगे। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर का रिलेशन जो है वो टी के साथ क्या होगा, तो टी की मदर ये थी, और मदर के हस्बैंड यानी इसके क्या हुए, फादर हुए, तो ऑप्शन ए फादर जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से पूरा जो है वो माइंड मैप या फिर आप बोल सकते हो डायग्राम हमें बनाना पड़ता है, तब जाके जो है वो हमें इसका आंसर मिलता है। ओके, तो डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ता है हमें पूरा, जो है वो यहाँ पे देख लो, तो पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, ऐसा तो नहीं है कि हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगाया, थोड़ा कुछ सोचा और हमें आंसर यहाँ पे मिल गया, कि कुछ ना कुछ लॉजिक हो जो हमें यहाँ पे कुछ करना ना पड़े। ओके, पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट होता है, इस वजह से इसको यहाँ पे लिया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
तो ये फादर जो है वो इसका आंसर यहाँ पे होगा। हमें बोला है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू टी। ओके, आर जो है वो क्या लगेंगे टी के, तो ये फादर लगेंगे। अगर हमें बोला होता कि हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, टी क्या लगेंगे आर के, तो ये सन होते। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये भी जो चीजें यहां वहां पूछी जाती है कि यहां पे बोला गया हाउ इज आर, आर टी से कैसे संबंधित है। ओके, आर टी से, आर यहाँ पे टी के क्या लगेंगे, तो ये फादर लगेंगे। बात समझ में आई? ओके, चलो अब यहाँ पे जो हमें रिलेशन बताया था वो क्यू का बताया था आर के साथ, टी का बताया था यहाँ पे यू के साथ, फिर इसको यहाँ पे मर्ज करके फिर हमने बताया कि हाँ भैया आर का रिलेशन टी के साथ क्या है। ओके, तो इस तरह से भाई एक एक स्टेटमेंट हमें सॉल्व करनी होती है। तो भाई अगर आप तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, तैयारी में आप चाहते हो कि कोई रुकावट ना आए, तैयारी में अगर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, अपनी तैयारी को अगर आप इजी बनाना चाहते हो, एसएससी को आपने अगर लक्ष्य मान बना लिया है कि भाई हाँ इस साल एसएससी जो है ये हमारा है, हमारा नाम यहाँ पे छपना ही चाहिए, लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो दौड़ लगाएंगे। किसके लिए? मटेरियल्स के लिए। इसमें टाइम कितना ज़ाया हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है भाई। जो तैयारी कर रहे हैं, यानी जो पिछले साल अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर कभी भी पहले कोई भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो पहले आपको क्या चाहिए, सिलेबस देखना है, फिर आपको यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं वो आपको ढूंढने होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, फिर आपको ये यकीन होना भी जो है एक चीज़ है कि आपको यकीन हो कि हाँ भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या ये एकदम क्वालिटी मटेरियल है या नहीं, क्वालिटी मटेरियल है या नहीं। तो ये भी यकीन दिलाना खुद को, ये भी बहुत ये हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये हर दम जो है वो डाउट रहता है कि ये मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या ये क्वालिटी मटेरियल है, क्या इसके रिलेटेबल आ सकता है, क्या ये सही है नोट्स। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टाइम है, ये टाइम आप बचा सकते हो और इस टाइम को जो वो तैयारी में लगा सकते हो। अब ये टाइम कैसे बच सकता है, तो अगर आप एसएससी महापैक्ट, भाई जैसा काम है, जैसा नाम है मटेरियल का वैसा ही काम है, एसएससी का महापैक्ट, एसएससी की कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, इस सिंगल मटेरियल से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं इस मटेरियल में। साथ ही साथ आप अगर तैयारी आपकी हो चुकी है, आप चाहते हो अपनी तैयारी को देखना, जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो कि तैयारी कैसी चल रही है, मॉक टेस्ट यहाँ पे 1, 2, 10, 15, 20 नहीं 400 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, आपकी जो मिस्टेक्स है, आपके जो एरर्स है, उसको आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं, 1, 2, 20, 15,000 भी नहीं, 10,000। और ये 10,000 ही नहीं है, 10,000 से भी ज़्यादा है, वो आपको मिल जाएंगे। एसएससी के डेडिकेटेड प्रैक्टिस पेपर सेट्स आपको मिल जाएंगे, एसएससी के ही प्रैक्टिस पेपर सेट आपको मिल जाने वाले हैं। ओके, तो ये आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे आप फैमिलियर हो सकते हो कि एसएससी का जो पैटर्न है किस तरह का है, पैटर्न से आप फैमिलियर हो सकते हो, क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो सकते हो, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाने का, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है स्पेशल ऑफर प्राइस में। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे लक्ष्य है आपका एसएससी में होना। ओके, आपका जो है वो एसएससी में सिलेक्शन, यही हमारा मिशन है। तो यहाँ पे इसको स्पेशल ऑफर प्राइस 699 में रखा गया है। ये कुछ वक्त के लिए रखा गया है, स्पेशल ये ऑफर है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर रहने वाली है। ओके, कुछ समय के लिए सीमित है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जो कि आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। देखो एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में अभी तक यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि सर्टेन कोड लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि क्या बोला है, ब्रदर है, फादर है, मदर है। जब तक यहाँ पे ब्रदर फादर यहाँ पे रिश्ते की बात होगी, तब तक वो ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन होगा। ओके, चलो, तो Z प्लस Q का मतलब है कि Z इज द ब्रदर ऑफ Q, तो प्लस का मतलब है ब्रदर, भाई मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पे फादर, एंड ये देखो 3 लग गए हैं, ये 3 नहीं है, ओके, एक ही है।
डिवाइड का मतलब है यहाँ पे मदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मींस ए इज द सन ऑफ बी। अगर हमें बताना हो कि ए जो है वो सन है किसके, बी के, तो हम कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे सन के लिए अगर बोला जाए ए इज द सन ऑफ बी, अब हमें ये नहीं बताया कि बी जो है वो यहाँ पे मदर है या फिर फादर है, हमें इससे जो है वो मतलब नहीं है, खाली ये होना चाहिए कि हाँ कि यहाँ पे सन होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले को देखें तो प्लस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई प्लस का मतलब है यहाँ पे ब्रदर। ओके, इसके बाद यहाँ पे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर। चलो, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ए इज द सन ऑफ बी, तो ए यहाँ पे सन होने चाहिए बी के, तो यहाँ पे देखो बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये तो बात गलत ही हो गई। यहाँ पे क्या है, ये ब्रदर साबित हुआ है, प्लस का मतलब ब्रदर है, तो यहाँ पे बी और ए आपस में आजू बाजू में ही है, ओके, अगल बगल में ही है, और बीच में यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, और प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो यहाँ पे बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। यहाँ पे ये नहीं स्पष्ट होता है कि ये सन है इसके। ओके, ए इज द सन हमें ये बताना है। चलो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन को सॉल्व करना होता है, तो बी डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, मदर है। चलो, तो यहाँ पे डिवाइड का मतलब है यहाँ पे मदर। इसके बाद ए के बाद भी यहाँ पे मदर ही है हमें, लेकिन ए का बी के साथ बताना है। तो ए इज द सन ऑफ, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि बी इज द मदर ऑफ ए। क्या बोला गया है, बी इज द मदर ऑफ ए। तो जब ये बी ए की मदर है, तो ए यहाँ पे सन हुए बी के, तो ये तो बात सही है। ओके, ए इज द सन ऑफ बी, क्योंकि बी यहाँ पे मदर है ए की, तो ए यहाँ पे बी के क्या होंगे, सन होंगे। अच्छा, आगे और चीज देख लो कि यहाँ पे डिवाइड दे रखा है कि ए इज द मदर ऑफ आई। अब ए इज द मदर ऑफ आई अगर बोला हो तो इसका मतलब यह है कि ए यहाँ पे फीमेल है, और यहाँ पे फीमेल हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाती है, ये डॉटर होगी। हमें बोला गया कि हमें यहाँ पे बताना है कि सन है। ओके, तो ये बात यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। समझ में आई बात? तो ये जो है यहाँ पे इस वजह से गलत हो जाता है कि यहाँ पे ये डॉटर हुई ना कि सन हुई। तो यहाँ तक हमें सॉल्व करने पे एकदम लग रहा था कि हाँ भाई ये जब इसकी मदर है, तो यहाँ पे ये इसके बात जो है इतना हमें घुमा देते हैं कि हमें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ इसको रखना क्या है, कि बी इज द मदर ऑफ ए, तो ए यहाँ पे क्या होंगे, ए इसके लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन हमारा जो दिमाग है जब हम एग्जाम देते हैं तो एक ही तरफ भागता है कि हाँ इसको जल्दी से आंसर यहाँ पे लाया जाए, तो ये इसके लड़के या लड़की होंगे, और हमें यहाँ पे जल्दबाजी होती है कि हम इसको लड़का बना दें। तो जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं कि हाँ जब ये इसकी मदर है तो ये इसका लड़का होगा, ऑप्शन बी टेक लगाया और आगे बढ़ गए, हो गया गलत। ओके, फिर आगे सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे बोला गया कि ए भी यहाँ पे मदर है आई की, तो ये तो फीमेल हुई, तो अगर फीमेल हुई तो ये इसकी क्या हुई, डॉटर हुई, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। चलो सी की तरफ बढ़ेंगे। अब सी में क्या बोला गया है कि यहाँ पे फादर है। ओके, बी इज फादर ऑफ आई एंड आई इज फादर ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो इसके फादर के फादर, तो ये क्या हुआ, ग्रैंड फादर हुआ। यहाँ पे हमें सिर्फ बताना था कि सन, तो ये भी गलत हुआ, ये भी क्या हुआ, गलत ही हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है बी इज द मल्टीप्लाई का मतलब फादर, तो यहाँ पे एफ। ओके, बी इज फादर ऑफ ए एंड ए इज द ब्रदर ऑफ आई। देखो प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रदर है। जब यहाँ पे बी जो है वो फादर है ए के, ओके, ए के, अब यहाँ पे ए क्या है, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ए इज द ब्रदर ऑफ, यानी इसका मतलब ये मेल है, ये मेल है, यानी ये इसके क्या होंगे, सन होंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना जो है वो हमें दिमाग लगाना होता है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट चाहता तो जो है वो इसको ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाता और गलत हो जाता, लेकिन आगे भी सॉल्व करना होता है। हमारा जो दिमाग है एक ही तरफ जाता है, वो है इस क्वेश्चन में सन की तरफ। ओके, सन, तो यहाँ पे अगर हम बता दें कि हाँ हमें सन ही चाहिए, तो ये जब इसकी मदर हुई तो ये इसका सन ही होगा, टिक लगाओ आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे और दिया है ना, यहाँ पे मदर है, इसका मतलब ये फीमेल है। ओके, चलो तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिटिंग ईच अदर, टाइम ऑफ ये वो, और हमें बोला है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम समझ जाएंगे कि ये कहाँ से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड सेंस भी कहा जाता है, डायरेक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। ओके, बहुत सारे
नाम से इसको, इस टॉपिक को बुलाया जाता है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से टॉपिक से ये क्वेश्चन है। बोला गया है कि लोपा और कृतिका जो है वो एक दूसरे को फेस करके हुए बैठी थी एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो सनसेट के टाइम के बाद, ओके, सनसेट के टाइम के बाद। चलो, तो जो सनसेट का टाइम होता है, अब यहाँ पे सनसेट बोला गया है कि सनसेट यानी जब सूरज डूबता है, ओके, सूरज डूबने के समय, ओके, सूरज डूबने के समय एक दूसरे के सामने बैठी है। चलो, इसके बाद अगर लोपा की शैडो जो है वो फॉल होती है यानी गिरती है, कहां पे? कृतिका के दाहिनी तरफ, ओके, कृतिका के दाहिनी तरफ, देन इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग। तो यहां पे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कहां पे, किस दिशा में जो है वो सूरज डूबता है, ओके, वो कौन सी डायरेक्शन है जहां पे सनसेट होता है? तो यहां पे वेस्ट डायरेक्शन में, ओके, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये भैया नॉर्थ और ये साउथ, इस तरह से होता है पूरा मामला। और जो सूरज डूबता है वो कहां पे? वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पे सूरज डूबेगा इस तरह से, वेस्ट डायरेक्शन में डूबेगा। अब यहां पे हमें बोला है कि अगर इफ लोपा शेडो फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द, अब राइट साइड पे अगर पड़ रही होगी परछाई, ओके, तो यानी यहां पे कहां पे हमें बोला है? तो लोपा अगर यहां पे बैठी है, ओके, यहां पे है, तो देखो वो सूरज यूं होगा और ये लोपा है यहां पे और बैठी है, और उसकी परछाई जो है वो कृतिका अगर यहां बैठी है तो उसके राइट साइड में, ये उसका राइट साइड हुआ, ये उसका लेफ्ट साइड हुआ, तो उसकी परछाई जो शेडो है वो इस जगह पड़ेगी। भाई पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ओके, पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पे सन जो है वो डूबता किस दिशा में है, अगर डूबता इस दिशा में होगा और किस जगह यहाँ पे लोपा बैठी होगी कि कृतिका की लोपा यहाँ पे कृतिका बैठी होगी कि लोपा की जो शेडो है उसके राइट साइड पे पड़े, और कृतिका के राइट साइड यहाँ पे क्या होगा, कौन सा राइट साइड होगा, ये सभी चीजें जो आपको दिमाग में होनी चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अन्यथा जो है वो आपको यहाँ पे स्किप करना होता है, ओके। तो कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले बोला गया था कि यहाँ पे जो लोपा और कृतिका है ये एक दूसरे के सामने बैठी है, ओके, एक दूसरे के सामने बैठी है। कब बैठी है? ये सूरज डूबने के समय, जब सनसेट होता है उस समय जो है वो एक दूसरे को ये आमने सामने मुंह रख के बैठी है, एक दूसरे के सामने बैठी है। फिर बोला गया कि अगर लोपा की जो शेडो है वो कृतिका के राइट साइड पे पड़ती है, तो यहां पे देखो, अगर मैं कृतिका को यहां पे रखता हूं, ओके, तो यहां पे सन है, जब यहां पे सन होगा तो ये कृतिका होगी, तो कृतिका की शेडो लोपा के आजू बाजू में पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि यहाँ पे लोपा की शेडो अब अगर कृतिका के आजू बाजू में पड़ रही है तो यहाँ पे आपको क्या है, लोपा को ऊपर रखना है, ओके। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि लोपा को आप ऊपर रखोगे, कृतिका को यहाँ पे इस जगह रखोगे, और अगर यहाँ पे है, ये यहाँ पे सन है, इसकी शेडो इधर होगी तो इसकी शेडो इधर पड़ेगी, ओके। ये सन इस तरफ है, ये लोपा है, तो लोपा की शेडो इस तरफ पड़ेगी। देखो इस तरह से सन होगा, ये इधर सन इसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर किरणें पड़ेंगी, फिर इसके ऊपर ये इसकी परछाई इधर पड़ेगी, ओके, इधर पड़ेगी। अब ये कृतिका की देखो, अगर मैं कृतिका हूं समझो, तो यहाँ पे ये है, ओके, और ये देखो राइट साइड पे पड़ रही है, तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड साइड पे इसकी शेडो पड़ रही है, ये राइट साइड होगा। अब पूछा क्या है कि देन इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग, तो कृतिका कौन से डायरेक्शन में देख रही है? ये तो लोपा को देख रही है, लोपा जो है वो इसको देख रही है। अब कृतिका की जो फेस है वो किस तरफ है? तो देखो ये लोपा और लोपा, ये देखो ये सीधा इस तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? यहाँ पे क्या आता है? नॉर्थ आता है। ऑप्शन बी क्या होगा? नॉर्थ इसका आंसर होगा। भाई बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है, एकदम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ओके। इस तरफ है तो ये एक लोपा को देख रही है, लेकिन लोपा किस जगह बैठी है, किस जगह फेस करके होगी? तो ये नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये है रोटेटिंग वाला।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें आपको समझ होनी चाहिए कि भाई क्या क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तब जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो ज़ैनब इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। ओके, तो ज़ैनब यहाँ पे क्या थी, खड़ी थी, और इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। तो शुरुआत में ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस करके खड़ी थी। देन शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और वहां से वो मुड़ी। ओके, वहां से वो मुड़ी कौन सी, किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमें यही नहीं पता है कि भाई वो कहां पे खड़ी थी, ओके, किस दिशा में खड़ी थी। तो यहां पे देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसमें लास्ट में आपको बताया जाता है, लास्ट में बताया जाता है कि वो लास्ट में जो है किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ी थी। ओके, बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो लास्ट में होगा नाउ इज शी फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो लास्ट वो फेस करके बैठी थी, जिस डायरेक्शन में उसका फेस था वो कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये समझ लो अब कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कैसे क्या है। तो ये मैं समझ लेता हूँ। देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इस तरह से 4 डायरेक्शन। और लास्ट में जो बोला गया है वो बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस था लास्ट में। तो ये लास्ट में यहाँ पे था उसका फेस। अब देखो, अब हमें जो इस तरह का क्वेश्चन होता है, एक तो होता है कि भाई यहाँ पे आपको बोला हो, देखो इसका बेसिक क्वेश्चन में अगर आपको बताऊं तो आपको बोला होगा कि ये XYZ पर्सन है और ये इस दिशा पे मुंह करके खड़ा है, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाता है इतना डिग्री, फिर इतना जाता है। अब उसका फेस कहाँ पे होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसी पैटर्न वाला बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से ऐसा इस तरह का होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि ये पहले इस दिशा में देख रहे थे, फिर इतना डिग्री इस दिशा में ये टर्न किए, फिर इतना डिग्री इस दिशा में, ऐसे 3-4 आपको दे दिए होंगे स्टेटमेंट। फिर बोला होता है कि अब बताओ कि ये किस दिशा में फेस करके खड़े हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एकदम उस कॉन्सेप्ट का उल्टा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें आपको शुरुआत में नहीं बताया है कि ये किस दिशा में फेस करके खड़ी है। ओके, तो आप यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो जब स्टार्ट नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एंड तो आपको पता है कि एंड, देखो इसका लास्ट जो फेस था, इतना सब घुमा फिरा के उसका जो लास्ट फेस जिस डायरेक्शन में था वो था नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट था। ओके, अब देखो शी फाइनली टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न की होगी तब जाके यहाँ पहुंची होगी, तो ये इससे पहले क्या होगी, तो 180 डिग्री आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो भी यहाँ पे जितने भी टर्न्स होते हैं उसकी डायरेक्शन को आपको उल्टा कर देना है। ओके, उल्टा कर देना है। तो ये क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज कर देना है, इधर ए लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज। फिर जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा उधर क्लॉकवाइज कर देना है, सी कर दिया। फिर इधर देखो एंटी क्लॉकवाइज है, इधर भी क्लॉकवाइज कर दिया। फिर इधर देखो क्लॉकवाइज है, इधर एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ओके, पूरा उल्टा, मतलब हम पीछे से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, उल्टा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत जब नीचे से कर रहे हैं, ओके, शुरुआत जब पीछे की तरफ से कर रहे हैं तो हमें आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, जो टॉप होगा वो बॉटम हो जाएगा, जो बॉटम होगा वो टॉप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो क्लॉकवाइज होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और वाइस वर्सा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है। ओके, अब यहाँ पे हमें जाना कितना है, 180 है। तो ध्यान रखो, जब भी 180 डिग्री हमें टर्न करना हो तो आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, आप पहुंचोगे उसी दिशा में। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है, अब यहाँ से मैं 180 क्लॉकवाइज लूं, ओके, तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, तो वेस्ट, ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे मैं क्या करूं कि एंटी क्लॉकवाइज लूं, तो भी मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, तो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचूंगा। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 180 डिग्री हम यहाँ पे रोटेट होते हैं, ओके, जब यहाँ पे हम टर्न करते हैं तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज कर रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, हम उसी दिशा में पहुंचेंगे। समझ में आ रही बात। ओके,
तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज था, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करो या क्लॉकवाइज करो, आप पहुंचोगे कहाँ पे, साउथ वेस्ट में। तो अब यहाँ पे हो साउथ वेस्ट में, तो इसको आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो ताकि आप जो है वो क्या हो, ये हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, पहला ये दूसरा ये, ताकि मैं यहाँ पे क्या हूँ, कंफ्यूज ना हूँ कि कहाँ पे था। अब लास्ट स्टेप तो हमें पता होगा अगर नंबरिंग होगी। अब ऐसा होगा कि 2-3 यहाँ पे मैं स्टेटमेंट सॉल्व कर लूंगा, तब यहाँ पे मैं हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि भाई ये वाला है प्रेजेंट में या फिर ये वाला है। अगर कंफ्यूज ना हूं तो हो सकता है कि यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाए मेरे से, कि मैं समझ लूं कि हाँ अभी मैं यहाँ पे हूं, जो कि मेरा यहाँ पे एंड पॉइंट था। ओके, तो ये चीज हो सकती है, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इधर नंबरिंग कर रहा हूँ। चलो, तो ये फर्स्ट, फिर उसके बाद ये सेकंड। अब यहां से बोला गया कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज बोला गया तो हम पीछे से शुरुआत करें तो इसको क्लॉकवाइज हम लेके चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो यहां से देखो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये यहां पे इसका 90 डिग्री कितना होगा, इसका 90 डिग्री ये होगा 90 डिग्री। अब 135 क्या होता है, 90 प्लस 45। ओके, 90 प्लस 45, तो 90 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री यानी 90 का आधा, तो यहां पे क्या होगा, ये किधर ये फेस होगा, नॉर्थ पे। ये 135 डिग्री हुआ, 135। तो ये क्लॉकवाइज हमें चलना है। देखो एंटी क्लॉक उल्टा कर दिया ना, क्लॉकवाइज हो गया 135 डिग्री, तो ये यहाँ पे ये 135 डिग्री हो गया। अब ये नॉर्थ पे है तो इसको नंबर 3 दे देता हूं। यहां से अब जाना है किस तरफ, इस तरफ। तो 180 डिग्री अगेन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री आपका क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, आप उसके उल्टे ही जाओगे। तो ये अब यहाँ पे कहाँ पे होगा, साउथ पे होगा, ये 4th स्टेप। इसके बाद एक लास्ट है, देखो जहां से शुरुआत हो रही थी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी से उल्टी दिशा में, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा हुई और ये नंबर 5 हुआ। इन्होंने यहां से शुरुआत की थी। तो ये देखो, इन विच डायरेक्शन वाज ज़ैनब फेसिंग इनिशियली बिफोर टेकिंग एनी टर्न्स, तो वो कहां पे थी, ईस्ट पे थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो एक बार यहाँ पे देख सकते हो। देखो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, देखो अब चेक करना हो ना अगर, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो वो ईस्ट में थी। देखो सबसे पहले ज़ैनब इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली, अब समझ लो कि वो ईस्ट पे थी, हमें पता चल चुका है, तो ईस्ट से वो स्टार्ट कर रहे हैं। देन शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे जो लिखा था हम एक्चुअल तरीके पे जाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, जो लिखा था उस एक्चुअल तरीके से हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिखा है कि भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो कहां पे पहुंची, साउथ पे। ओके, साउथ पे। अब साउथ आया, यहां पे मैं उंगली रखा हुआ हूं। ओके, चलो यहां पे मैं उंगली रख देता हूं, साउथ पे है अभी। फिर इसके बाद बोला गया आफ्टर दैट शी टर्न्स 180 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, वो उसके एकदम उल्टी दिशा में जाएगी, तो अभी ये नॉर्थ में है। देन शी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी पीछे की तरफ 130 डिग्री, तो ये 90 हुआ और 90 से आधा ये इतना हुआ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फिर उसके बाद उसने फाइनल टर्न लिया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री लेना है, हम क्लॉकवाइज लें या फिर एंटी क्लॉकवाइज लें, हम इसके उल्टी दिशा में होंगे। ये हुआ। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो ये फाइनल डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। सो लास्ट क्या था, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट एकदम ये था, ये फाइनल था, और जो इनिशियल है वो क्या है, ईस्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलो एक ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 6 घर हैं ए से लेके एफ तक, एक कॉलोनी में सिचुएटेड है। डी जो है वो 60 मीटर है साउथ ऑफ ई। तो डी जो है वो 60 मीटर है, कहां पे, साउथ ऑफ ई। तो ई से साउथ में है, ई से साउथ में कितना, 60 मीटर। तो सबसे बड़ी रीडिंग यही है, तो देख लेते हैं इसको। ओके, सी यहाँ पे 60 डिग्री, डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई। ई से साउथ में, ई का साउथ नीचे की तरफ। ओके, ई से साउथ में, समझना है स्टेटमेंट को। डी कहां पे है,
साउथ में है किसके, ई के, तो ई के साउथ में डी है कितना 60 मीटर। चलो सभी मीटर में इसको खाली 60 रखता हूं। एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी। अब ना ही हमारे पास बी है ना ही एफ है, तो ये ई और डी वाला ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो ई से 30 मीटर नॉर्थ, ई से 30 मीटर नॉर्थ में, ये नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा और ये कौन है, ए है। इसके बाद ए मिल गया हमें। एफ इज 50 मीटर, एफ है हमारे पास नहीं है लेकिन ए है। एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए। किसके, ए के ईस्ट में है कौन, एफ, कितना 50 मीटर। तो ईस्ट कौन सा है, ये है, ये 50 मीटर, और यहां पे है कौन, एफ है। चलो एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी। ओके, तो यहां पे तो बी है नहीं। अब देखो इस वाले को सॉल्व कर लेंगे। एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, तो बी से 40 मीटर साउथ पे है। चलो इसके बाद हो गया सब, ओके सब हो गए। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमने देखा 1 2 3 4। आगे C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B, तो B से C कितना है, 50 मीटर है वेस्ट पे, तो 50 मीटर वेस्ट पे ये कौन है, C है। अब खत्म हो गया। फाइंड द लोकेशन ऑफ C विद रेफरेंस टू A। तो C की लोकेशन क्या है, A के रेफरेंस में, तो A देखो यहां पे है, तो A से ये कहां पे है, A से ये कहां पे है, नॉर्थ में है। कितना है, तो ये देखो ये 50 50, ये दोनों जब पैरेलल है, ओके, ये दोनों जब इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये इतने ही डिस्टेंस पे, तो ये भी इक्वल डिस्टेंस होगी। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और 40 से ये C किस दिशा में है, ये नॉर्थ दिशा में है, तो 40 मीटर नॉर्थ। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। हमें क्या बताना था, लोकेशन सी की बतानी है विद रेफरेंस टू ए। तो ए के यहां पे क्या बोला जाता है, ए के संदर्भ में, ओके, ए से हमें देखना है कि ए से जो लोकेशन वो सी की क्या है, तो ए से नॉर्थ डायरेक्शन में है और कितनी है, 40 मीटर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, ओके, तो ये बहुत समझने की जरूरत होती है, अन्यथा फिर बहुत दिक्कतें आती है अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। और एसएससी सीजीएल आप जानते हो कि भाई छोटी मोटी एग्जाम तो है नहीं, ओके। चलो तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 फ्रेंड्स, 8 यहाँ पे फ्रेंड है, पी से लेके डब्ल्यू तक, सिटिंग इन द सेम ऑर्डर, ओके, क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो 8 लोग बैठे हैं टेबल के आजू बाजू में, तो यहाँ पे हमें पता लग जाना चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है, कौन से टॉपिक की हो रही है, डायरेक्शन डिस्टेंस की ही हो रही है, ओके। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी ये क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। डायरेक्शन तो यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिटिंग, बैठे हुए हैं, कौन किसके कहाँ में होगा, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक है। तो 8 फ्रेंड्स हुए, सर्कल के आजू बाजू में बैठे हुए हैं, अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम विद ऑल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं और सेंटर डाल देता हूं, और सभी के मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, तो इसमें 8 लोग को मैं लगा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। ये 8 के 8 लोग कहाँ पे इनका ध्यान है, सेंटर की तरफ है, फिर सर्कल का जो सेंटर है, ओके, ये सर्कुलर टेबल है और यहाँ पे टेबल के सेंटर की तरफ इनका फेस है। पी से लेके डब्ल्यू तक है, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। चलो अब यहां से करेंगे, अगर इफ एफ इज सिटिंग इन वेस्ट देन हु इज सिटिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये तो मुझे लग रहा है आधा अधूरा है। इफ एस इज सिटिंग इन वेस्ट, अगर एस जो है वो वेस्ट पे बैठे हैं, देन हु इज सिटिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अब यहां पे बोला गया है, देखो, आर सिटिंग इन द सेम ऑर्डर क्लॉकवाइज अराउंड द सर्कुलर टेबल। तो यहां पे बोला गया है कि ये किस तरह से बैठे हुए हैं, क्लॉकवाइज, इसी ऑर्डर में, ओके। और बोला गया है कि यहां पे इफ एस इज सिटिंग इन वेस्ट, तो वेस्ट में कौन बैठे हुए हैं, एस बैठे हुए, तो वेस्ट डायरेक्शन ये हुई, ओके। ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, तो वेस्ट में साउथ बैठे हैं। हमें बोला है कि यहाँ पे देन हु इज सिटिंग इन साउथ वेस्ट, तो साउथ
ये है और ये वेस्ट है, तो इनके बगल में यहाँ पे कौन बैठा हुआ है ये हमें बताना है। ओके, और ये बोला गया है कि ये जो है ये क्लॉकवाइज है। ओके, तो क्लॉकवाइज हमें यहाँ पे सबको अरेंज करना है। तो यहाँ पे एस से पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे देखो आर आएंगे, एस के बाद कौन आएगा, तो यहाँ पे टी आएंगे। तो अब देखो ये क्लॉकवाइज है पूरा, इसको मैं लगा देता हूं, तो यहाँ पे पी क्यू, ओके, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, देखो क्लॉकवाइज हो गया मामला। यहां से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू क्लॉकवाइज सब बैठे हैं और सेम ऑर्डर में बैठे हैं पी से डब्ल्यू तक। और बोला गया है कि एस जो है वो वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट कौन सा हुआ, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, इसके बीच वाला साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी यहाँ पे कौन होगा, आर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एकदम हटके क्वेश्चन है। ओके, एकदम हटके क्वेश्चन है। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो आते हैं वो ये आते हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जिसमें यहाँ पे बोला गया हो कि भाई यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे सभी बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी जो है वो ऑर्डर में बैठे हों, फिर ये इसके बगल में ये उसके बगल में। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पढ़ा नहीं। जब फिर से क्वेश्चन को पढ़ा तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे सेम ऑर्डर में क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। ओके, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये सेम ऑर्डर में बैठे हों, फिर ये इसके बगल में ये उसके बगल में। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है, फिर आपको यहाँ पे इसको अरेंज करना होता है, सभी को यहाँ पे बैठा के फिर यहाँ पे बताना कि कौन किसके इतने लेफ्ट में वगैरह में है, तो वो आंसर आपको देना होता है। लेकिन यहाँ पे आपका एकदम हटके क्वेश्चन है। चलिए तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, जिस क्वेश्चन की अब मैं बात कर रहा था पिछले में वो ये है। अब यहाँ पे बोला गया है राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्रकृत, वेदिका और आरवा, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ये बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में। ओके, अगेन सर्कुलर टेबल में, यहाँ पे मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ये सेंटर है एंड फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। 6 लोग हैं, चलो तो 6 लोग को भी डाल देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हुए, सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। कहानी राघव से स्टार्ट होती है, राघव इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रकृत। तो यहाँ पे मैं प्रकृत को कहीं पे भी डाल सकता हूँ, मैं प्रकृत को यहाँ पे डाल सकता हूँ, आप चाहो तो यहाँ 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 कहीं पे भी डाल सकते हो। ओके, शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में। तो राघव इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रकृत, जब ये इस तरह से बैठे हुए हैं तो यहाँ पे देखो इस तरह से फेस करके बैठे हुए, तो ये इनका राइट होगा। प्रकृत की अगर मैं बात करूं तो ये इनका राइट होगा, ये इनका लेफ्ट होगा। जो तो एक्चुअल में जो राइट है वो राइट ही है। ओके, जो राइट है वो राइट ही है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कहां पे कौन बैठा, राघव इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रकृत, तो प्रकृत का लेफ्ट ये होगा और उससे सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, यहाँ पे कौन है, राघव है। राघव इज प्रकृत से सेकंड लेफ्ट पे है, सही है। मनप्रीत इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सुनैना, तो मनप्रीत सुनैना के इमीडिएट राइट पे बैठे हुए हैं, तो ना ही हमने अभी तक सुनैना का पता चला है ना ही मनप्रीत का। आगे बढ़ेंगे, आरवा इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेदिका, तो ना ही हमें आरवा का पता है ना ही वेदिका का, इसको भी बढ़ा देंगे आगे। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन राघव एंड मनप्रीत फ्रॉम बोथ द एंड्स, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना। तो ये पूछा गया है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना। तो यहाँ पे बोला गया है कि राघव और मनप्रीत के बीच में दोनों तरफ से सेम लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन राघव एंड मनप्रीत फ्रॉम बोथ द एंड्स। अगर देखा जाए मनप्रीत को मैं यहाँ रखता हूं ना, तो यहां से देखो इनके बीच में कौन कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। यहां से भी अगर देखा जाए तो कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। चलो आरवा को हम करते हैं, आरवा इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेदिका, तो आरवा इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेदिका। ओके, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आरवा इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेदिका, तो ये वेदिका है और वेदिका से सेकंड टू द राइट ऑफ आरवा, ये हो गया। अब यहां पे हमें बताना क्या है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना। तो सुनैना के लेफ्ट से थर्ड पे कौन बैठा हुआ है। ओके, तो ये लेफ्ट हुआ, तो 1 2 3 अगर इस तरह से देखा जाए तो आरवा होंगे, ऑप्शन ए इसका आंसर आना चाहिए।
क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए इसका आंसर आना चाहिए। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, तो ये लेफ्ट से 1 2 3 ये लेफ्ट पे है। इसको अगर हम चेंज कर दें कि अगर इसको लेफ्ट कर दें तो यहाँ पे मामला सब कुछ सही हो जाएगा। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनैना, सुनैना के इमीडिएट लेफ्ट पे मनप्रीत बैठे हैं। तो भाई अगर आप तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, तैयारी में आप चाहते हो कि कोई रुकावट ना आए, तैयारी में अगर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, अपनी तैयारी को अगर आप इजी बनाना चाहते हो, एसएससी को आपने अगर लक्ष्य मान बना लिया है कि भाई हाँ इस साल एसएससी जो है ये हमारा है, हमारा नाम यहाँ पे छपना ही चाहिए, लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो दौड़ लगाएंगे। किसके लिए? मटेरियल्स के लिए। इसमें टाइम कितना ज़ाया हो जाता है? बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है भाई। जो तैयारी कर रहे हैं, यानी जो पिछले साल अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर कभी भी पहले कोई भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो पहले आपको क्या चाहिए? सिलेबस देखना है, फिर आपको यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं वो आपको ढूंढने होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर आपको ये यकीन होना भी जो है एक चीज़ है कि आपको यकीन हो कि हाँ भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या ये एकदम क्वालिटी मटेरियल है या नहीं, क्वालिटी मटेरियल है या नहीं। तो ये भी यकीन दिलाना खुद को, ये भी बहुत ये हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये हर दम जो है वो डाउट रहता है कि ये मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या ये क्वालिटी मटेरियल है, क्या इसके रिलेटेबल आ सकता है, क्या ये सही है नोट्स। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टाइम है, ये टाइम आप बचा सकते हो और इस टाइम को जो वो तैयारी में लगा सकते हो। अब ये टाइम कैसे बच सकता है? तो अगर आप एसएससी महापैक्ट, भाई जैसा काम है, जैसा नाम है मटेरियल का वैसा ही काम है, एसएससी का महापैक्ट, एसएससी की कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, इस सिंगल मटेरियल से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं इस मटेरियल में। साथ ही साथ आप अगर तैयारी आपकी हो चुकी है, आप चाहते हो अपनी तैयारी को देखना, जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो कि तैयारी कैसी चल रही है, मॉक टेस्ट यहाँ पे 1 2 10 15 20 नहीं 400 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, आपकी जो मिस्टेक्स है, आपके जो एरर्स है, उसको आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं, 1 2 20 15,000 भी नहीं, 10,000। और ये 10,000 ही नहीं है, 10,000 से भी ज़्यादा है, वो आपको मिल जाएंगे। एसएससी के डेडिकेटेड प्रैक्टिस पेपर सेट्स आपको मिल जाएंगे, एसएससी के ही प्रैक्टिस पेपर सेट आपको मिल जाने वाले हैं। ओके, तो ये आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे आप फैमिलियर हो सकते हो कि एसएससी का जो पैटर्न है किस तरह का है, पैटर्न से आप फैमिलियर हो सकते हो, क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो सकते हो, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाने का, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है स्पेशल ऑफर प्राइस में। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे लक्ष्य है आपका एसएससी में होना। ओके, आपका जो है वो एसएससी में सिलेक्शन, यही हमारा मिशन है। तो यहाँ पे इसको स्पेशल ऑफर प्राइस 699 में रखा गया है। ये कुछ वक्त के लिए रखा गया है, स्पेशल ये ऑफर है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर रहने वाली है। ओके, कुछ समय के लिए सीमित है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जो कि आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। चलो भाई, ये इस तरह से आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पीपल बोला गया है, ए से लेके जी तक ये बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में। ये भी एकदम अलग क्वेश्चन है। फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके 7 लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो एरो ऊपर की तरफ होंगे क्योंकि ये नॉर्थ है। ओके, चलो अब यहाँ पे ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के लेफ्ट में, अब ये इस तरह से बैठे हैं तो इनका लेफ्ट ये होगा और इनका राइट ये होगा। अगर ये साउथ की तरफ फेस करके बैठे होते तो ये लेफ्ट होता, ये राइट होता। ओके, चलो अब यहाँ पे इस तरह से है, बोला गया है कि सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं टू द लेफ्ट ऑफ डी, सिर्फ ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ये देख लो, अगर मैं डी को यहाँ पे रखता हूं तो डी के लेफ्ट में, डी का लेफ्ट ये होगा, सिर्फ 3 लोग बैठे हैं तो डी यहाँ पे आएगा।
ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, तो डी और ए के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। तो या तो अगर डी यहाँ, ए यहाँ पे होगा तो भी इसके बीच में 2 लोग, या तो ए यहाँ पे आ सकता है तो इनके बीच में 2 लोग। इसके बाद अभी यहाँ पे रख देता हूं, फिर उसके बाद आगे कंडीशन के हिसाब से एक जगह से रफ कर दूंगा। बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, तो यहां पे अगर देखा जाए कि बी कहां पे बैठे हैं, फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, सी से राइट में 5th नंबर पे। तो अगर मैं सी को यहां पे रखूं तो इससे 5th 1 2 3 4 5 यहां पे आते हैं। अगर मैं सी को यहां पे रखूं तो 1 2 3 4 5 या तो यहां पे आएंगे। ओके, 2 जगह पे हो सकता है। तो अगर सी को यहां पे रखता हूं तो यहां पे कौन आएगा, ये बी आएंगे। ओके, सी से राइट में देखो क्या बोला गया, बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, सी से राइट में 1 2 3 4 5 बी आया। और अगर मैं सी को यहां पे रखूं तो बी यहां पे आएगा। चलो, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ओके, जी कहां पे बैठे हैं, इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब ई कहां में नहीं पता है। ओके, इमीडिएट राइट ऑफ ई बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेकिन कहां पे, कहीं पे ऐसा कि यहां पे ए के लेफ्ट में है। अब यहां पे देखो कहानी स्टार्ट होती है। अगर ये ए यहां पे आएगा तो ए से लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, क्योंकि ए यहां पे कॉर्नर पे हो जाएगा, तो ए से फिर लेफ्ट में कोई नहीं आएगा। लेकिन यहां पे बोला गया है कि समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, कि कहीं ना कहीं ये ए से लेफ्ट में है, तो ए यहां से हट जाएगा, ए यहीं पे आएगा। चलो, तो ये ए यहां से हट गया, फिर यहाँ पे सी इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है। अब यहाँ पे तो ए ही आएगा, ये बी नहीं आएगा। अगर बी यहाँ पे नहीं आएगा तो बी यहाँ पे आएगा, और सी यहाँ पे आएगा तो फिर ये सी यहाँ पे नहीं आएगा। चलो, ये हो गया पूरा सॉल्व। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। इसके बाद क्या बोला गया था, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। इमीडिएट राइट ऑफ ई बोला गया है। ओके, अब ये कहां पे आ सकता है, तो ना ही यहां पे जी और सी दोनों ही नहीं है वैसे तो, बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ये बात हो रही है किसकी, जी की। जी जहां पे बैठे हुए हैं ये एकदम दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, किसके, ई के, लेकिन ये बैठे हुए हैं ए के लेफ्ट में ही। ए का लेफ्ट इस तरफ ही होगा। अब यहां पे 2 जगह जो है वो खाली होनी चाहिए एक तरह से, तो ये कहां पे होगी, 2 जगह। यहां पे नहीं है, यहां पे एक ही जगह है, यहां पे भी एक ही जगह है। अगर मैं सी को यहां पे कर दूं, सी को यहां पे कर दूं, तभी देखो ना ये पॉसिबल होगा। तो मैंने सी को गलत जगह से कर दिया, सी यहां पे नहीं, सी यहां पे आएगा। और अगर ये ऐसे है तो जी इज सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई यहां पे होंगे और इसके इमीडिएट राइट पे यहां पे होंगे। अब जो बचता है वो एफ बचता है, वो एफ यहां पे होगा। हमें क्या बताना है, हु सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट पे कौन यहां पे है, तो वो तो हमें पहले से ही पता है कि ए है। तो ए, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। इमीडिएट एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा हुआ है, तो भैया ए है। ओके, एक्सट्रीम राइट पे। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हर एक डिजिट को जो है ये नंबर हमें दे रखा है, इसको अरेंज किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट से राइट की तरफ। अरे असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है उसको लिख लेते हैं 7 1 4 8 3 5 6। इसको अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद कौन सा है, तो 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6, ओके, फिर 7 और लास्ट में 8। तो यहां पे हमें बताना है कि देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज। कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे देख लो, ये 1 7 1 7 जो एक ही जगह होंगे, यानी 4 जिसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुई। इसके अलावा कोई है ऐसा जो उसी जगह पे है जो जिस जगह में था, तो वो ऐसा नहीं है, एक यही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, काफी अलग, काफी हटके क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, रैंक वाला होगा शायद। चलो, 7 फ्रेंड्स एम से लेके एस तक है, सभी के जो है वो अलग अलग मार्क्स है यहाँ पे इन द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सिर्फ 2 पीपल जो है वो इसके मार्क्स ज्यादा है क्यू से। ओके, क्यू से सिर्फ 2 के ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7।
अब बोला गया है कि सिर्फ Q से ज्यादा लाने वाले 2 ही लोग हैं, ओनली 2 people स्कोर मोर देन Q, तो Q यहाँ पे तीसरे नंबर पे होंगे, इसके आगे 2 बच्चे और होंगे। P स्कोर मोर देन Q बट लेस देन O। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि P का स्कोर जो है वो Q से ज्यादा है लेकिन O से कम है, तो O से कम है लेकिन Q से ज्यादा है, तो इस तरह से हुआ। M स्कोर मोर देन R बट लेस देन S। अब M का स्कोर हमें नहीं पता है, ओनली 3 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन S, तो यहाँ पे सिर्फ 3 के ही मार्क्स ज्यादा है S से, तो S यहाँ पे आएगा, S से देखो 3 के ही ज्यादा है। यहाँ पे बोला गया M स्कोर मोर देन R बट लेस देन S। ओके, M के स्कोर R से ज्यादा है लेकिन S से कम है। ओके, अब इसके बाद N स्कोर द लीस्ट अमंग ऑल, तो N के मार्क्स सबसे कम है। क्या बोला गया, द स्कोर्स ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन स्कोर्स ऑफ P एंड R, तो कितने स्टूडेंट्स के स्कोर P और R के बीच में आते हैं, तो P ये है, R ये है, P और R के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये सभी दोस्तों मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल की एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन जितने भी लिए हैं सभी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। ओके, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी आप देख सकते हो कि मैंने जैसे आपको बताया था सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद जो मेन क्वेश्चन होता है वो आपको बताना है। तो 1 by 1 हमने स्टेटमेंट पढ़ी और इसको हम अरेंज करते गए, फिर लास्ट में मैं बताया गया कि भाई P और R के बीच में स्कोर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो P और R के बीच में 3 है QSM, हमें इसे बताना था कितने, तो 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें प्लस माइनस आ जाते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है। अगर 18 और 30 को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो कौन सी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी करेक्टली। ओके, ये हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी करेक्टली। तो 18 और 30 को हमें करना है, तो देखो ये 18 की जगह 30, ये 30 की जगह 18 करके देखते हैं, इसको 23 लाना होगा। ओके, तो 35 को पहले हम बॉर्ड में रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे 35 को 5 से, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 7 को फिर से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो गया। 35 में से 5 गए, ओके सॉरी 35 में से 30 गए और 18 ऐड किए, तो 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है, 23 आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो कैन बी करेक्टली बैलेंस्ड, तो यही हमें बताना है कौन सी यहाँ पे 2 नंबर्स को इंटरचेंज किया जाए कि यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हो जा रहा है फर्स्ट वाला ही, तो फर्स्ट वाले में ही अगर हम कर दें तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आया। 35 में 18 अगर ऐड करते हैं, बोर्ड में इस रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं, 8 और 5 13, और यहाँ पे 53 में से यहाँ पे 30 माइनस किया तो यहाँ पे 23 आएगा। देखो RHS में 23 ही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आप बाकी को सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, बाकी में ये करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा एक तरह के इसी में क्वेश्चन आते हैं नॉट करेक्ट वाले। ओके, नॉट करेक्ट। अब ये नॉट करेक्टली बैलेंस्ड, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या होगा कि उस तरह के क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही होंगे, यानी सही का मतलब 3 में बैलेंस हो रहा होगा, जिसमें बैलेंस नहीं हो रहा होगा उसका चुनाव आपको करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्लस को माइनस से इंटरचेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ओके, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और इसको ये सॉल्व करना है। तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है ना। जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और सेम मल्टीप्लाई डिवाइड को इंटरचेंज करना है, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब कैसे करेंगे इसको? इसको भी यहाँ पे हमें उसी तरह से करना है। किस तरह से? ये बोर्ड में, ओके, तो 147 को 7 से डिवाइड करें, क्या ये डिवाइड होगा?
तो 147 को 7 से अगर डिवाइड करें तो बिल्कुल होगा। 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, तो ये 21 आया। सेम यहाँ पे 163 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 163 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, हासिल लगी 1, 3 1 ज़ा 3 और 4 489, 489 हो गया। फिर माइनस इसमें से करेंगे 21 और जो बचा वो +1, इसमें माइनस किया और +1 ऐड किया। ओके, यानी ये अगर इसको किया जाए तो प्लस माइनस माइनस होके ये -20 बचेगा, और -20 अगर इसमें से माइनस कर दो तो 469 आएगा इसका आंसर। ओके, क्या आंसर आएगा? 469 इसका आंसर होगा। इसको आप करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ओके, कैसे? तो 489 में 1 ऐड करो तो 490 हो गया बोर्ड में रूल के अकॉर्डिंग, और -21 कर दो तो 10 में से 1 गया 9 बचा, इधर 8, 8 में से 2 गया 6 बचा, 469 ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इस तरह से अलग अलग ऑपरेटर्स के मीनिंग आ जाते हैं। ऐड का मतलब एडिशन है, तो इक्वेशन जहां पे है ऐड का मतलब यहाँ पे एडिशन, इसको कट करके प्लस कर देंगे। परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉलर का मतलब है डिवीजन, डॉलर की जगह डिवीजन, और लास्ट जो हैशटैग बचता है उसकी जगह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम डिवाइड वाला कर लेंगे। तो 105 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये कब आता है? ये कब आता है? 15 की टेबल में 105 कब आता है? ओके, तो ये 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90 और 15 7 ज़ा होता है। ओके, तो ये 7 आया, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 6 ज़ा 42 आया। ये ऐड कर देंगे किसमें? 23 में, और इसमें से फिर माइनस कर देंगे कितना? 29। इसको ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 2 और 4 6, इसमें से 29 माइनस कर देंगे, 15 में से 9 गया 6 बचा, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 36 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ऐसे हमें फिर इंटरचेंज करना है, हमें समझना है कि भाई कैसे क्या इंटरचेंज करना है। ऐड का मतलब एडिशन, इस तरह से पूरी कहानी ओके याद रखी जाए। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंटरचेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंस एंड विच टू नंबर्स। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया? सिर्फ 2 नंबर को इंटरचेंज किया। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया? 2 साइन को जो अब हमने इंटरचेंज किया। तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया? सभी के कुछ ना कुछ जो वो कोड किए गए थे, हर एक स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर का एक साइन में जो वो वैल्यू थी। चौथे में क्या है? 2 नंबर और 2 यहाँ पे साइन को इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज किया जाए, इसकी जगह मल्टीप्लाई इसकी जगह डिवाइड, और 2 नंबर को 30 और 25 को, इसकी जगह 25 और इसकी जगह 30, तो क्या ये आंसर 55 आएगा? ओके, तो ये बताना है हमें। तो यहाँ पे इसको करेंगे सबसे पहले डिवाइड। तो जब 15 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो बिल्कुल भी हमारा पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, बल्कि फ्रैक्शन रह जाएगा। ओके, तो हालांकि यहाँ पे होना क्या चाहिए कि 30 और ये 25 इंटरचेंज मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ओके, या तो ऐसा हो जाए कि 15 और अगर 10 को, अगर सेकंड वाला ऑप्शन देखो क्या बोलता है, 15 और 10 को कर दिया जाए। चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं पहले तो। ओके, तो ये 15 डिवाइड बाई 25 जब करेंगे तो 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। इसके बाद यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, तो ये 30 माइनस 5 10 ज़ा 50, और ये आ जाएगा हमारा प्लस। ओके, फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 150 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 3 ज़ा 15 और ये 5 5 ज़ा 250 हो जाएगा, और नंबर काफी बड़ा जाएगा और माइनस में जाएगा, ये आंसर नहीं आएगा। अब ऑप्शन बी से हम चेक करेंगे। ऑप्शन बी से डिवाइड और प्लस को, डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड। चलो, और 15 और 10 को, 15 की जगह 10 और 10 की जगह 15। चलो ऐसे करके देखते हैं। तो 5 और 10 को डिवाइड किया है, फिर आपस में देखो 5 और 10 को डिवाइड किया और आपस में 30 से मल्टीप्लाई, तो ये इससे 2 टाइम्स और ये इससे 15 टाइम्स, ये गया। इसके बाद यहाँ पे बचता है जो 25, और इसमें माइनस कर देना है 15 और ये ऐड कर देना है।
तो ये बचा यहाँ पे पूरा 15 और ये 15, ये 15 और 15 इतना क्या हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, बचा कितना 25। तो ये भी देखो 25 नहीं 55 लाना है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी से भी इसका आंसर नहीं आएगा। अब सी से जो है वो करेंगे हम, चलो मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई। 15 और 10, 15 की जगह 10 और 10 की जगह 15। अब यहां पे ऐसे इसको करना है। ओके चलो करते हैं जल्दी, देर नहीं करते हैं। 15 को डिवाइड करेंगे अब 5 से, तो ये बचेगा 3, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 75 लिख लेता हूं। ओके फिर इसके बाद इधर देखो, इसमें 10 ऐड करेंगे और 30 माइनस करेंगे। तो 10 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 85, 85 में से 30 माइनस करता हूं तो ये बनेगा 55, जो कि लाना था 55 ही। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको यहाँ पे इंटरचेंज करने पर, दो साइन और दो नंबर को इंटरचेंज करने पर हमारा आंसर सही आएगा, यानी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। LHS पे भी 55 ही आएगा, जो कि RHS पे है। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला ये टॉपिक है। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस बेस्ड ऑन दोज स्टेटमेंट्स, taking the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows the given statements. क्या बोल रहे हैं? बोला गया है कि भाई ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दे रखे हैं नीचे, आर गिवन सम स्टेटमेंट्स, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है जिसमें आपको फॉलोड बाय, जिसके नीचे कुछ कंक्लूजन्स हैं जिसको आपको सत्य मान के चलना है, अगर वो ना भी हो। ओके फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन्स को फॉलो करेगा, कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन को फॉलो करेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है भाई। नो स्ट्रीक इज अ लाइन। अब इसको जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसको करते हैं पूरी तरह से बेस्ड होते हैं किस पे, वेन डायग्राम पे। और वेन डायग्राम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, वो उसका कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। अब यहाँ पे नो स्ट्रीक इज अ लाइन, तो स्ट्रीक का लाइन से कोई लेना देना नहीं है, नो स्ट्रीक इज अ लाइन। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है सम लाइन्स आर बैंड्स, कुछ लाइन बैंड्स हैं और ऑल बैंड्स आर फ्लैश। तो सम लाइन्स आर बैंड्स, सम लाइन्स आर बैंड्स, लाइन्स का कुछ हिस्सा बैंड्स है और सभी बैंड्स क्या है, ये फ्लैश है। ये इसका डायग्राम बनेगा। ओके चलो, तो यहां पे नो स्ट्रीक इज लाइन, स्ट्रीक का लाइन से कुछ लेना देना नहीं है। सम लाइन्स आर बैंड्स, तो कुछ लाइन्स यहां पे बैंड्स हैं और सभी बैंड्स यहां पे क्या है, फ्लैश है। ओके इसके आधार पर यहां पे हम देखेंगे। तो यहां पे बोला है सम फ्लैश आर स्ट्रीक, भाई कहीं पे ये बोला नहीं गया, कोई हमें सबूत नहीं मिलता है स्टेटमेंट से कि जो दर्शाता हो कि यहाँ पे स्ट्रीक का लेना देना, स्ट्रीक का संबंध यहाँ पे फ्लैश से है। तो जब नहीं बोला गया है तो ये फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट, नो फ्लैश इज लाइन, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि भाई फ्लैश का संबंध लाइन से है। देखो जब यहाँ पे बैंड का संबंध लाइन से है तो बैंड एक हिस्सा है किसका, फ्लैश का, तो फ्लैश का भी इनडायरेक्टली इससे संबंध होगा ही होगा। तो ये भी कंक्लूजन गलत है। तो दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, नेदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। ये ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है यार, कुछ यहाँ पे करने जैसा नहीं है। डायग्राम बनाओ और बस फिर आंसर डालो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे सम पेन्स आर बुक्स, तो सम पेन्स आर बुक्स, भाई कुछ पेन्स जो है वो यहाँ पे क्या है, बुक्स है। इसके बाद ऑल बुक्स आर कार्स, सभी जो बुक्स है वो क्या है, वो कार्स है। ऑल बुक्स आर कार्स। सम कार्स आर स्पून्स, सम कार्स आर स्पून्स। चलो ये है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन यहाँ पे बुक्स हैं, सभी बुक्स यहाँ पे कार्स हैं, कुछ कार्स यहाँ पे स्पून्स हैं। कर दिया ये। अब इसके आधार पर कंक्लूजन, सम स्पून्स आर पेन्स। अब देखो बोला गया है कि कुछ स्पून यहाँ पे पेन्स होगी, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता, हम ये भी नहीं बोल सकते कि हो सकता है। ओके, जब ये पूरी तरह से हमें जो है वो पता होना चाहिए, पूरी तरह से हमारे पास सबूत होना चाहिए कि हाँ होगा ही होगा, या फिर डायग्राम से देख के या फिर स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे कोई सबूत हमें डायग्राम, यहाँ पे स्टेटमेंट से नहीं मिलता,
कि पेन का यहाँ पे स्पून से संबंध है, और कोई यहाँ पे हमें सबूत डायग्राम से भी नहीं मिल सकता, पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। हो सकता है, ये हो सकता है वाली बात नहीं होगी, होगा तो ही हमें बोलना है, तो ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए, गारंटी वाली बात होनी चाहिए। चलो, तो फर्स्ट वाला नहीं करेगा। सम बुक्स आर पेन्स, तो ये तो सही है, जब कुछ पेन्स बुक्स हैं तो कुछ बुक्स यहाँ पे पेन्स होंगे ही होंगे, तो ये वाला फॉलो करेगा। तो ओनली स्टेटमेंट, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ कंक्लूजन टू फॉलो करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, स्टेटमेंट में बोला है कि ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, सभी कैलकुलेटर्स यहाँ पे क्या है, मार्कर्स है। सम मार्कर्स आर पेंसिल्स, कुछ मार्कर्स यहाँ पे क्या है, पेंसिल्स हैं। सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, कुछ पेंसिल्स यहाँ पे क्या है, इरेजर्स है। ये है ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, सम मार्कर्स आर पेंसिल्स एंड सम पेंसिल्स आर इरेजर्स। ये है सम इरेजर्स आर मार्कर्स, कोई नहीं बताया गया है, कोई संबंध हमें स्टेटमेंट से नहीं मिलता है, ना ही कोई संबंध हमें यहाँ पे देखने को मिलता है डायग्राम से। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गारंटी वाली यहाँ पे बात नहीं होगी, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर्स, तो भाई यहाँ पे हमें बताया गया था कि पेंसिल का रिलेशन मार्कर के साथ है, कुछ पेंसिल्स यहाँ पे मार्कर्स है, ऐसा बताया गया था। अब ये जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे कैलकुलेटर्स भी हो। ओके, सम पेंसिल आर कैलकुलेटर्स, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गारंटी वाली यहाँ पे बात नहीं हो सकती, तो ये भी फॉलो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी होगा, कोई भी यहाँ पे दोनों में से एक भी, नेदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ये इसका आंसर होगा। ओके, चलो, तो एकदम जो है वो हमें जिद पे अड़े रहना है, एकदम हमें ढीठ रहना है। अगर इस आप टॉपिक को कर रहे हो, अगर बात हो रही है, ओके, अगर आपको यहाँ पे संबंध दिखता है स्टेटमेंट में या फिर डायग्राम में, ओके, पूरा एकदम सच्चा सबूत, तो ही आपको यहाँ पे बताना है कि हाँ कंक्लूजन फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं, हम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट में है सम बाउल्स आर कप्स, ऑल कप्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट्स। यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स है। तो सम बाउल्स आर कप्स, भाई बाउल्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे कप्स है, सम बाउल्स आर कप्स। ऑल कप्स आर ग्लासेस, सभी जो कप्स है वो क्या है, ग्लासेस है। ऑल कप्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट्स, सम ग्लासेस आर प्लेट्स एंड ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स, ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स। चलो, ये हमने बनाया यहाँ पे। सम बाउल्स आर कप्स, ऑल कप्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट्स एंड ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स। सही है। अब इसके आधार पर कंक्लूजन्स, ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स। क्या बोला गया है, सभी जो बाउल्स है वो यूटेंसिल्स नहीं हो सकते। ओके, सभी बाउल्स, तो यहाँ पे तो हमें भाई सभी क्या, हमें यहाँ पे नहीं पता। देखो, यहाँ पे हमें ये बोला गया है, अब ये आप सोच के देखो कि क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं बताया है पेंसिल का, पहले तो ये प्लेट्स का बाउल्स के साथ, ओके, और ना ही यहाँ पे यूटेंसिल्स का बाउल्स के साथ, तो हम ये नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना, कुछ हो सकते हैं, तो वो कुछ का भी हमें नहीं पता है। ओके, कुछ का भी हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, हमें नहीं पता है। ओके, यहाँ पे कोई हमें सबूत नहीं मिलता है, ना ही स्टेटमेंट से इसका संबंध दिखता है, ना ही हमें डायग्राम से इसका संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, सभी जो ग्लासेस है वो यूटेंसिल्स नहीं हो सकते। तो ये इसका भी हमें नहीं पता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, हमें नहीं पता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में ग्लासेस और यूटेंसिल्स का नहीं बोला गया है कोई संबंध, ग्लासेस का प्लेट के साथ है और प्लेट का यूटेंसिल्स के साथ है। तो कुछ ग्लासेस यहाँ पे प्लेट्स है और सभी प्लेट्स यहाँ पे यूटेंसिल्स है। ओके, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, तो इसका हमें यहाँ पे नहीं बता सकते। तो ऑल ग्लास जो वो यूटेंसिल्स नहीं हो सकते।
तो अगर देखो कि यहाँ पे इस वाले डायग्राम को अगर मैं u को इतना बढ़ा रहा हूं, अगर u को मैं इस तरह बना दूं तो हो सकता है, हो भी सकता है। तो यहाँ पे लेकिन हम नहीं बोल सकते कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो नेदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस, दोनों ही यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सम टीचर्स आर फिलोसोफर्स, कुछ टीचर्स जो है वो यहाँ पे फिलोसोफर्स है। सम फिलोसोफर्स आर राइटर्स, कुछ फिलोसोफर्स यहाँ पे राइटर्स है। अब देखो ये हमें ये हमें यहाँ पे बताया गया था, इसके आधार पर हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। सम राइटर्स आर टीचर्स, तो भाई राइटर्स का टीचर के साथ कोई संबंध यहाँ पे नहीं बताया गया है। ओके, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है कि सम टीचर्स आर फिलोसोफर्स, टीचर्स का फिलोसोफर के साथ, फिलोसोफर का राइटर के साथ हमें यहाँ पे संबंध बताया गया है, तो हमने उसी तरह से इसको रखा है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि सम राइटर्स आर टीचर्स, तो कुछ राइटर्स यहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं। ओके, तो होने को हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमें मिलता नहीं है सबूत कि यहाँ पे होगा ही। ओके, स्टेटमेंट में भी नहीं और डायग्राम में भी नहीं। अब ये चाहो तो इस डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे? डायग्राम को मैं ऐसा बना सकता हूं, लेकिन ऐसे ही बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ओके, तो हो भी सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं, तो ये फॉलो नहीं होगा। नो राइटर इज अ टीचर, तो टीचर का कोई भी हिस्सा जो है वो राइटर नहीं है। तो हाँ भाई, यहाँ पे हमें बोला गया है। ओके, यहाँ पे देखो डायग्राम में तो हमें दिखता ही है, यहाँ पे भी कोई बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे कोई राइटर टीचर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी हो सकता है। भाई बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी एक चीज हो सकती है। देखो एक यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे सम राइटर्स आर टीचर्स, नो राइटर इज अ टीचर, तो दो चीजें निकल के आती है, या तो कुछ राइटर टीचर हो सकते हैं या तो कोई राइटर टीचर नहीं हो सकते। तो देखो ऐसा ऑप्शन, either कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस, ऑप्शन सी, या तो फर्स्ट वाला फॉलो होगा या तो सेकंड वाला फॉलो होगा। कुछ राइटर यहाँ पे टीचर हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई राइटर टीचर ना भी हो, तो दोनों में से 50-50 पॉसिबिलिटी है, तो या वाला यहाँ पे आएगा, या कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2। तो एकदम अलग क्वेश्चन है यहाँ पे ये ऐदर वाला। नेदर वाले तो बहुत आते हैं, ऐदर वाला एकदम अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जब आपको मिल जाए, ये जब आपको बताया हो और इस तरह से आपको कंक्लूजन भी दिए हो, तो आप इसको ध्यान में रखना। ओके, ये वाला आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे सभी जो क्वेश्चंस हैं रैपिड फायर ये सेशन के, ये खत्म होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बाद अपनी तैयारी में ध्यान देंगे और ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई अगर आप तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, तैयारी में आप चाहते हो कि कोई रुकावट ना आए, तैयारी में अगर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, अपनी तैयारी को अगर आप इजी बनाना चाहते हो, एसएससी को आपने अगर लक्ष्य मान बना लिया है कि भाई हाँ इस साल एसएससी जो है ये हमारा है, हमारा नाम यहाँ पे छपना ही चाहिए, लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो दौड़ लगाएंगे। किसके लिए? मटेरियल्स के लिए। इसमें टाइम कितना ज़ाया हो जाता है? बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है भाई। जो तैयारी कर रहे हैं, यानी जो पिछले साल अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर कभी भी पहले कोई भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो पहले आपको क्या चाहिए? सिलेबस देखना है, फिर आपको यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं वो आपको ढूंढने होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर आपको ये यकीन होना भी जो है एक चीज़ है कि आपको यकीन हो कि हाँ भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या ये एकदम क्वालिटी मटेरियल है या नहीं, क्वालिटी मटेरियल है या नहीं। तो ये भी यकीन दिलाना खुद को, ये भी बहुत ये हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये हर दम जो है वो डाउट रहता है कि ये मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या ये क्वालिटी मटेरियल है, क्या इसके रिलेटेबल आ सकता है, क्या ये सही है नोट्स। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टाइम है, ये टाइम आप बचा सकते हो और इस टाइम को जो है वो तैयारी में लगा सकते हो।
अब ये टाइम कैसे बच सकता है? तो अगर आप एसएससी महापैक्ट, भाई जैसा काम है, जैसा नाम है मटेरियल का वैसा ही काम है, एसएससी का महापैक्ट, एसएससी की कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, इस सिंगल मटेरियल से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं इस मटेरियल में। साथ ही साथ आप अगर तैयारी आपकी हो चुकी है, आप चाहते हो अपनी तैयारी को देखना, जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो कि तैयारी कैसी चल रही है, मॉक टेस्ट यहाँ पे 1, 2, 10, 15, 20 नहीं 400 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, आपकी जो मिस्टेक्स है, आपके जो एरर्स है, उसको आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं, 1, 2, 20, 15,000 भी नहीं, 10,000। और ये 10,000 ही नहीं है, 10,000 से भी ज़्यादा है, वो आपको मिल जाएंगे। एसएससी के डेडिकेटेड प्रैक्टिस पेपर सेट्स आपको मिल जाएंगे, एसएससी के ही प्रैक्टिस पेपर सेट आपको मिल जाने वाले हैं। ओके, तो ये आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे आप फैमिलियर हो सकते हो कि एसएससी का जो पैटर्न है किस तरह का है, पैटर्न से आप फैमिलियर हो सकते हो, क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो सकते हो, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाने का, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है स्पेशल ऑफर प्राइस में। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे लक्ष्य है आपका एसएससी में होना। ओके, आपका जो है वो एसएससी में सिलेक्शन, यही हमारा मिशन है। तो यहाँ पे इसको स्पेशल ऑफर प्राइस 699 में रखा गया है। ये कुछ वक्त के लिए रखा गया है, स्पेशल ये ऑफर है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर रहने वाली है। ओके, कुछ समय के लिए सीमित है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जो कि आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों मिलते रहेंगे ऐसे ही और सेशंस में, और हम जो है वो हम प्रयास करते रहेंगे आपके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।